हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। सुपर टेट की सफलता सीरीज 2021 में आज सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, संविधान, यूपीजीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और आप चेक करते चलेंगे कि कितने प्रश्न आपके यहाँ से सही होते हैं। एक प्रश्न के साथ कई क्वेश्चंस, कई तथ्यों को हम डिस्कस करते चलेंगे ताकि आपका रिवीजन अच्छे से होता चले। तो चलिए, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, जून 2021 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को टॉप पोजीशन या शीर्ष स्थान मिला है? चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। जून 2021 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की लिस्ट जारी की गई और इस रैंकिंग में विश्व भर की जो 1300 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें भारत की यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल हुई हैं, तो भारत को मिलाकर पूरे विश्व भर के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनको शामिल किया गया इस रैंकिंग में। और इस रैंकिंग में जो अव्वल दर्जा है या नंबर 1 पोजीशन पर है, वो फर्स्ट पोजीशन पर है MIT, जिसको मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये यूएस में है। इस इंस्टीट्यूट को पहला पोजीशन मिला है, या सिंपली कहिए इसको MIT, यूएस, अमेरिका। सेकंड पोजीशन पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और थर्ड पोजीशन पर हैं दो यूनिवर्सिटी एक साथ, स्टैनफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो ये है आपकी रैंकिंग, जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर जिन यूनिवर्सिटीज़ का या इंस्टीट्यूट का नाम है। साथ में अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत में कितनी पोजीशन पर है इस रैंकिंग में कोई भी यूनिवर्सिटी भारत की। तो याद रखिएगा, इस बार टॉप 100 तक, यानी शुरुआत के 100, इस रैंकिंग में शुरुआत के 100 में भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय इसमें शामिल नहीं है इस लिस्ट में। लेकिन अगर हम टॉप 100 की बात कर रहे थे, टॉप 100 में कोई नहीं है भारत की यूनिवर्सिटी, लेकिन टॉप 200 में 3 भारत के इंस्टीट्यूट शामिल है इसमें। जैसे IIT बॉम्बे है, IIT बॉम्बे को 177 पोजीशन मिली है, IIT दिल्ली को 185 मिली है और IISc बैंगलोर को 186 पोजीशन है। इस तरह से आप कर सकते हैं। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc बेंगलुरु में जो है, इसको रिसर्च के क्षेत्र में विश्व में फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया है। तो अब आप यहाँ पर आंसर कर पाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं क्योंकि आंसर आपके सामने है, ऑप्शन बी, MIT फर्स्ट पोजीशन पर है। सवाल नेक्स्ट, 18 मई 2021 को वैश्विक संगठन एक अर्नेस्ट एंड यंग के द्वारा अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक RECAI 2021 जारी की गई। इससे संबंधित कुछ नीचे तथ्य दिए हुए हैं, कथन दिए हुए हैं, बताना कौन से सही है। इंग्लिश में इसको कहेंगे रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्शन इंडेक्स RECI। इसमें उन देशों को शामिल किया गया है जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें कितना इन्वेस्ट वो कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट कितना है इस एनर्जी को बढ़ाने को लेकर अपने देशों में। तो इस सूचकांक में कुल मिलाकर के जो है 40 देशों को शामिल किया गया है, ना कि 80। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हो जाएगा गलत। इस सूचकांक में शीर्ष पर जो है वो USA यानी ये US सिंपली अमेरिका है। ये बात सही है बिल्कुल। फर्स्ट पर अगर USA है तो यहाँ सेकंड पर है चाइना, याद रखेंगे। सेकंड पोजीशन पर इसमें है चाइना। अब इसमें भारत की पोजीशन को देखिए, इसमें तीसरा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है, थर्ड वाला भी सही है। और ये इस तरह का जो सूचकांक है ये 2 साल में एक बार आता है, 2003 से प्रकाशित किया जा रहा है। तो इसका आंसर आप कर लेंगे, ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड हमारे सही हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला बेहतरीन सवाल देखें, जून 2021 में सिपरी ईयरबुक 2021 के संदर्भ में कुछ कथन है, ये बताने हैं आपको कौन से सही है। सिपरी का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है ऑप्शन में, तो यह है स्टॉकहॉक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिपरी के द्वारा सिपरी ईयरबुक 2021 जारी की गई है, किस संबंध में होती है ये? चलिए आप जो है एक काम करिए, इसका हेडक्वार्टर बताइए मुझे कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अब हम इसकी बात करते हैं क्वेश्चन की। ये संस्था करती क्या है? इस वाली ईयरबुक से, रिपोर्ट से ये पता किया जाता है, इसके माध्यम से जितने हथियार हैं विश्व में जो एक तरीके से डिसआर्मामेंट है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की जो वर्तमान स्थिति है, उनका आकलन इसके थ्रू किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट देखें, इस रिपोर्ट का प्रकाशन वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है। गलत है ये बात, क्योंकि सिपरी ईयरबुक जो है इसको कौन करता है? स्टॉकहॉक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ही करता है।
तो ये बात हो जाती है गलत। विश्व में जितने भी अलग अलग देश हैं उन सब की अपनी अपनी सेना है, और उस सेना पर विश्व में कुल कितना खर्चा किया गया सभी देशों की मिला करके। तो इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में कुल सैन्य खर्च 1981 बिलियन यूएस डॉलर अनुमानित है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये बात सही है। वर्ष 2020 में कुल सैन्य व्यय वृद्धि में चीन पहली पोजीशन पर है। सेना पर कुल खर्च करने में वृद्धि में जो है वो कौन आगे है? अमेरिका है फर्स्ट पोजीशन पर, और इसमें चाइना है सेकंड पोजीशन पर। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत आपका। वर्ष 2020 में भारत कुल 72.9 बिलियन डॉलर सैन्य व्यय के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा व्ययकर्ता देश था। हाँ, ये बात सही है, हमने अपनी रक्षा पर इतना खर्चा किया है। कब? वर्ष 2020 में। चलो ये समझ में आ गया अभी आपको, ये जो फैक्ट्स हैं डायरेक्टली इसमें एक तो है दूसरा और एक चौथा, ये सही है। तो इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा, डी ऑप्शन इसमें आंसर सही होगा। अब एक बात और करते हैं इस पर, इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है ये बात कि विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है, और कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा हथियारों को ख़रीदता है या इम्पोर्ट करता है, आयात करता है। चलो इस लिस्ट में देखते हैं। वर्ष 2016 से लेकर 2020 के मध्य इन 5 वर्षों में विश्व में सबसे बड़ा जो हथियारों का आयातक देश है वो सऊदी अरेबिया है, और उसमें सेकंड पोजीशन पर भारत है। ठीक है, ये रैंकिंग भी पूछता है। इंडिया इसमें सेकंड पोजीशन पर है, आयातक देशों में इंपोर्ट करता है हथियारों को। और जैसे एक प्रश्न और बन जाएगा इसका ही कि 2016 से 2020 के मध्य विश्व के 5 सबसे बड़े जो हथियार आयातक देश, जैसे ये पहली पोजीशन पर सऊदी है, दूसरे पर भारत है, तीसरे पर इजिप्ट मिस्र है, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से आप पूछ सकता है, टॉप 3 में भी पूछ सकता है, टॉप 5 में भी पूछ सकता है किसी का नाम। तो इसमें जो अगर दुनिया के 2016 से 2020 के दौरान विश्व के बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता देशों में जो एक्सपोर्टर हैं इन हथियारों की, तो सबसे ज़्यादा जो हथियार एक्सपोर्ट करता है वो अमेरिका है फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पर है रशिया, तीसरे पर फ्रांस है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस संस्थान के सहयोग से लो कार्बन अर्थ को लॉन्च किया है? चलिए ये प्रश्न का आंसर होगा जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है यूएनईपी। इसने मैसिव अर्थ फाउंडेशन, जो मैसिव अर्थ फाउंडेशन है, इसके साथ में मिलकर के इसके सहयोग से लो कार्बन अर्थ को लॉन्च किया है। जून 2021 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसको बोलते हैं हम नाटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक, नाटो का फुल फॉर्म पूछता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके सदस्य देशों की सरकारों के जो प्रमुखों की बैठक हुई जिसको नाटो समिट हम कहते हैं, कहाँ पर हुई है? ये हुई है ब्रुसेल्स में, और ये कहाँ पर है? बेल्जियम में है। ठीक है, या तो देश का नाम या शहर का नाम पूछता है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम या ब्रुसेल्स। वर्तमान में नाटो के जो हैं कितने देश सदस्य मेंबर हैं? तो 30 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है। 21 मई 2021 को वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ पर संपन्न हुआ? ठीक है, ग्लोबल हेल्थ समिट 2021 कहाँ पर आयोजित की गई? रोम यानी इटली में की गई। और इसका जो थीम रहा 2021 का, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, ऑप्शन ए। प्रश्न अगला देखें। किस राज्य में लोकसभा, कौन से ऐसा राज्य है जिसमें लोकसभा में जो अनुसूचित जाति, एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, इनके लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है? कौन से ऐसे राज्य की लोकसभा सीटें हैं जिनमें किसको, एससी एसटी को कोई सीटें नहीं दी गई हैं? तो ऐसे 5 राज्य हैं। तो पहले राज्य 5 थे लेकिन अभी 4। कैसे? तो देखो, किस राज्य में लोकसभा, अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, इन 4 राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण नहीं है, कोई भी सीट यहाँ आरक्षित नहीं है एससी एसटी की। ठीक है, तो इसमें अरुणाचल, सिक्किम, मेघालय, ये उपरोक्त सभी हैं। साथ ही ऐसी यूटीज़ भी हैं, केंद्र शासित राज्य भी हैं जिनमें एससी एसटी की कोई सीट आरक्षित नहीं है, जैसे अंडमान निकोबार है, और साथ में अब जम्मू कश्मीर, और हो गया लद्दाख आपका, चंडीगढ़, दमन और दीव। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था,
भारत में लोकसभा के इतिहास में आज तक कभी भी कोई भी लोकसभा का स्पीकर अपने पद से नहीं हटाया गया, लेकिन ऐसी कोशिश की गई थी कि उनके पद से हटाएं और उसके लिए एक अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था। जो हमारे देश की लोकसभा के पहले ही अध्यक्ष रहे थे गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी जीवी मावलंकर, इनके विरुद्ध लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था। ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर। जो आप प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सुनते हैं पॉलिटी में, लाभ का पद, इसको किसने परिभाषित किया है? भाई, लाभ के पद का जो उल्लेख हमें मिलता है वो संविधान के आर्टिकल 102 में मिलता है, लेकिन इसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है। इसके अर्थ को समय समय पर जो है, जो जुडिशियल आपके जो कभी कभी केसेस होते हैं और जो फैसले होते हैं कोर्ट के द्वारा, उनके थ्रू जो है समझाया जाता है इसको समय समय पर कोर्ट के द्वारा। तो कौन सा कोर्ट समझाएगा इसको भी? तो जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अलग अलग मामलों में इस लाभ के पद को परिभाषित करने की कोशिश की है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों के योग के बराबर है? पहले तो आपको यूपी में जो राज्यसभा की कुल सीटें हैं उसका पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं राज्यसभा की सीटों की संख्या होती है 31। अगर आप देखोगे महाराष्ट्र में राज्यसभा की जो सीट हैं, जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो राज्यसभा की सीटें होती हैं वो 19 होती हैं। और अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश में होती हैं 11। इनका योग आप कर सकते हैं, तो इनका योग होता है कितना? 30। इसी तरह बिहार में आप देख सकते हैं, बिहार में है 16 सीट और गुजरात की हैं 11 सीट, टोटल मिलाकर हो जाती हैं ये 27। इसी तरह से आंध्र प्रदेश की 11 और तमिलनाडु की 18 सीटों को लगाएंगे तो ये हो जाएंगी 29। और आंध्र प्रदेश में अभी देखा है हमने कितनी, 11 सीट, मध्य प्रदेश में 11। तो देखो यहाँ पर जो नियर ऑप्शन आपको मिल रहा है लगभग बराबर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन में क्योंकि ऑप्शन में क्या है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीटों का योग कितना है, तो हमें नियर अबाउट वाले ऑप्शन पे जाना होगा, ठीक है। तो 30 इनका योग लगभग बराबर है किसके? यूपी की राज्यसभा सीटों। भारत की जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इससे धन निर्गम यानी इससे पैसा निकालने के लिए, इससे पैसा निकालने पर किसका कंट्रोल होता है? तो ये संसद के हाथ में होता है सारा कंट्रोल एक तरीके से। मतलब इस सवाल का अर्थ अलग है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो देखो संसद के हाथ में कंट्रोल है, संसद के द्वारा जो नियम बने हुए हैं, जो लॉ बनाए हैं उसने, उसके प्रावधानों के अकॉर्डिंग ही संचित निधि से धन निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसमें अगर संसद देखोगे ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा। भारत में कोई भी राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक राष्ट्रीय दल, देखो ये पॉलिटिकल पार्टी, कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टी है हमारे देश में, बहुत सारी हैं ना। तो इस पॉलिटिकल पार्टी को एक नेशनल पार्टी यानी राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब मिल सकती है? यदि वो राज्य स्तर पर कम से कम, तो ये क्वालिफिकेशन है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक नेशनल पार्टी बनने के लिए। इसमें एक शर्त है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रखी है, या फिर क्वालिफिकेशन कह सकते हैं इस किसी भी पार्टी के लिए, कि जो भी पार्टी है अगर ये शर्तें पूरी कर लेती है तो नेशनल पार्टी कहलाएगी। जैसे वो पार्टी जो है 4 राज्यों में या 4 से ज़्यादा राज्यों में कुल जो वहाँ के वैलिड वोट्स हैं, जो वैध मत हैं, उनका या तो 6%, ठीक है, 4 या अधिक राज्यों में कुल मतों का 6%, या लोकसभा की 4 सीटें उसने जीती हों। दूसरी, लोकसभा में 2% सीटों पर उसने विजय हासिल की हो और कम से कम वो 3 राज्यों में होना चाहिए, ठीक है। ये है, तो निर्वाचन आयोग द्वारा 4 राज्यों में राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त अगर है तो भी ये जो है क्या मिल सकता है इसको, नेशनल पार्टी का दर्जा। तो यहाँ पर जो एक हमने जो लास्ट जो कंडीशन डिस्कस की है, थर्ड कंडीशन, जिसमें निर्वाचन आयोग कहता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 4 राज्यों में, मान लीजिए 4 स्टेट में कोई भी पार्टी, ठीक है, और वो नेशनल पार्टी भी नहीं है लेकिन 4 राज्यों में है वो पार्टी, उसको राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है, ऑलरेडी 4 राज्यों में है, तो वो भी क्या कहलाएगी? एक नेशनल पार्टी, उसको कहलाने का हक है, ये सर्टिफाइड कर दिया जाता है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
जब भी भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद खाली होता है तो उस समय जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं वो किन कंडीशन में, मान लीजिए वो अपने पद पर नहीं है, अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, उसके अन्य न्यायाधीशों में से ही एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस पद के लिए सही समझते हैं या नियुक्त कर सकते हैं, जो उस कर्तव्यों का पालन कर सकता है। तो नियुक्ति के बारे में है अपॉइंटमेंट, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, एडहॉक जजेस हैं ये। ठीक है, ये हैं एडहॉक जस्टिस। तो भाई ये सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कब की जाती है? तो ये जब इन तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब ज़रूरत पड़ती है जब न्यायालय के किसी भी सत्र के लिए न्यायाधीशों का जो मिनिमम कोरम है वो पूरा नहीं होता है, यानी उनकी गणपूर्ति, जो मिनिमम एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, इतने ही जज होनी चाहिए। अगर उनकी एब्सेंस है तब। एक कृत्रिम उपग्रह में जो विद्युत ऊर्जा है, इसका स्रोत क्या है? जो आपने देखे होंगे बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं हमारे देश के द्वारा, बाकी अन्य देशों के द्वारा भी। जो सैटेलाइट्स होते हैं हमारे स्पेस में, उनमें जो जितनी भी डिवाइस या जितनी भी मशीन्स काम कर रही होती हैं, उनको एनर्जी की भी ज़रूरत होगी, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ उनको कहाँ से मिलती है भाई? अर्थ पर तो क्या है, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जितनी भी डिवाइस हैं, हम मोबाइल से लेकर कंप्यूटर, लैपटॉप या जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल, उन सबको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। वो हम अपने घरों से ले लेते हैं। ठीक है, हमारे घर पर इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन वहाँ स्पेस में कहाँ से आएगी, है ना? तो स्पेस के लिए जो आपने एक डिवाइस का नाम सुना है, सोलर सेल। जो सोलर सेल होते हैं ये सन एनर्जी से क्या करते हैं, सन एनर्जी जब इन पे पड़ती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये प्रोड्यूस करते हैं। तो यही सोलर पैनल माउंट किए जाते हैं इन सैटेलाइट्स पर, जो कि विद्युत ऊर्जा की पूर्ति करते रहते हैं। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। आजकल सड़क की जो रोशनी है उसमें पीले लैंप बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इन लैंपों में निम्न में से कौन सा गैस का यूज़ किया जाता है? पीली रोशनी देते हैं ये, इनमें सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है एक्चुअली। ऑप्शन ए। जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनकी आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है किस के माध्यम से? एक वृक्ष की जो ट्री की आयु होती है उसकी वलय की संख्या के आधार पर, जो वार्षिक वलय हैं उनकी संख्या के आधार पर डिसाइड की जाती है। इनको बोलते हैं काउंट द एनुअल रिंग्स ऑफ वुड ग्रोथ। अब ये क्या है, वलय क्या है, रिंग्स क्या है ये? ठीक है, वलय को हिंदी में रिंग्स बोलेंगे। तो जैसे आप देखते हैं मौसम चेंज होता है साल भर में, है ना, मौसम में परिवर्तन होता है, तो जो वृक्ष के जो तने होते हैं, स्टेम होते हैं, उसमें भी चेंजेस देखने को मिलता है आपने। तो इसमें आपने देखा होगा तनों पर एक लेयर बन जाती है। तो ये क्या होती है, इस एक लेयर को ही हम क्या बोलते हैं, वलय बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। ठीक है, उन्हें गिनकर जो है हम वृक्ष की आयु को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट वन। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी हो जाती है, यानी ऑक्सीजन की जब कमी होती है रक्त में, तो श्वास की जो गति, सांस लेने की गति कैसी होती है हमारी? जैसे हम वर्क प्लेस पर होते हैं, मान लीजिए आप लगातार दौड़ रहे हैं, दौड़ने के बाद दौड़ते रहते हैं आप, ये कार्य करते रहते हैं कुछ भी लगातार, तो उससे क्या होता है, दौड़ते दौड़ते आप हाँफने लगते हैं और थकावट महसूस करते हैं। तो जब इसमें होता है ऑक्सीजन पूरी तरह से सेल्स में नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, ऐसा तभी होता है। तो इससे क्या होता है, जो श्वास की गति है वो बढ़ने लगती है, जल्दी जल्दी सांस हम लेने लगते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। सिनकोना जो वृक्ष है, इसकी छाल से प्राप्त औषधि जो दवाई है, उसको मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वो कौन सी है? तो यहाँ पर एक मलेरिया रोग की बात की गई है। जो मलेरिया रोग है ये क्या है, प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो प्रोटोजोआ है, मादा एनाफिलीज मच्छर जो होती है, ये इसका वाहक होती है। ठीक है, ये प्रोटोजोआ किस पर होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर पर होता है। और इस मच्छर के काटने से जो है क्या होता है फिर, मलेरिया होता है। तो एक सिनकोना की जो छाल होती है, इससे मलेरिया रोग के उपचार में एक औषधि तैयार की जाती है, जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन, ऑप्शन बी आप देख सकते हैं इसका। नेक्स्ट देखें, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है, बताना है इसमें से। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, एक तरफ चारों वेद दिए हुए हैं और वेदों का थीम क्या है, यानी उनका विषय वस्तु क्या है वेदों का। चलिए यहाँ पर पहले हमने पढ़ा है, पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है, ऋग्वेद में मंत्र, श्लोक हैं, हिम्स, प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, ईश्वर के लिए। तो
ऋग्वेद में ये आप फोर्थ से कनेक्ट करेंगे इसको। और अगर आप देखें यजुर्वेद में, पहले सेकंड अगर आप देखो तो सामवेद, सामवेद में क्या है, ये बुक ऑफ म्यूज़िक है, ठीक है, संगीत का स्रोत है ये। तो यहाँ पर जितने भी श्लोक इसमें लिखे हुए हैं ऋग्वेद में, उनको एक ट्यून पर कैसे गाया जाता है वो इसमें बताया हुआ है सामवेद में। और अगला अगला देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में लिखा हुआ है, कर्मकांड के बारे में बताया हुआ है। और बचा आपका अथर्ववेद, तो इसमें तंत्र मंत्र जितने भी वशीकरण है, काला जादू है, वो सब अथर्ववेद में है। तो ऐसे आप मैच कर लेंगे इसको। पहाड़ी को काटकर एलोरा की विश्वविख्यात कैलाश का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसको राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा की गुफाएं आप जानते हैं महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो ये प्रश्न तो बहुत सिंपल हो गया है। और ये जो हैं यहाँ पर जो पहाड़ी हैं इनको काट के बहुत सारी गुफाएं बनाई गई हैं। और ये जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन संप्रदायों से संबंधित है, तीनों से। तो बौद्ध गुफाएं 12 हैं इसमें, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखें, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता चलता है कौन से कूट से? बताइए। सल्तनत काल में दो प्रमुख मुद्राएं जो हमने सुनी हैं, यहाँ पर प्रमुख मुद्राओं के बारे में बात कर रहा है। इल्तुतमिश था जो पहला तुर्क शासक था जिसने अरबी के सिक्के चलाए थे शुद्ध। और आप जानते हैं एक चांदी का सिक्का था जिसको टंका कहा जाता था, तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। इन दोनों को, ये दोनों सिक्के हमने कहाँ सुने थे? इल्तुतमिश के टाइम पे सुने थे, जीतल और टंका। 2 और 4 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये सल्तनत काल के हैं, ये डी ऑप्शन। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में से कौन संगीत के विरुद्ध था? इनमें से कौन था जो संगीत के विरुद्ध था? तो ये थे नक्शबंदिया। जो नक्शबंदिया थे ये संगीत के विरुद्ध थे। महाभारत का फारसी में ट्रांसलेशन जब किया गया तो उसका क्या टाइटल दिया गया? उसको किस शीर्षक के नाम से जाना जाता है महाभारत के फारसी अनुवाद को? इसको जानते हैं हम रज़्मनामा के नाम से, रज़मनामा के नाम से जानते हैं इसको। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा को फारसी में लिखा था? तो ये था जहांगीर, ऑप्शन सी। बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी जिसको हम बाबरनामा कहते हैं वो तुर्की में लिखी हुई थी, ठीक है। इसने तुर्की भाषा में लिखी थी और इसकी जो आत्मकथा है इसको हम बोलते हैं बाबरनामा। दिल्ली का जो लाल किला है उसमें एक मोती मस्जिद है, उसका कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा करवाया गया था? तो दिल्ली में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था औरंगज़ेब ने। मुग़लों ने जो नवरोज़ का त्यौहार है वो किससे लिया है? नवरोज़ फेस्टिवल को शुरू किया था भारत में जो बलबन था, है ना, बलबन था, उसने नवरोज़ का त्यौहार उत्सव के रूप में इसको एक सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। तो ये जो है पारसियों का त्यौहार होता है एक्चुअली, ठीक है। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही काल अनुक्रम क्या हो सकता है? चलिए इसका ऑर्डर आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। ये बहुत सिंपल है। और ये क्या हैं? सब मुग़ल बादशाह, लेकिन अहमद शाह अब्दाली नहीं है। चलिए, लेकिन आया था मुग़लों के समय में ही ये। बाकी 3 तो क्या हैं? ये मुग़ल बादशाह हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध वो कौन सा था जिसमें अंग्रेज़ों के बारे में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया गया था? अंग्रेज़ों का पूरी तरह से भारत पर प्रभुत्व स्थापित हुआ था, उस युद्ध के बारे में पूछा है। तो ये युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। ये युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। वर्ष पूछता है इसका 1764 में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की सेना थी और उस समय मुग़ल शासक और अवध के नवाब जो शुजाउद्दौला था, मीर कासिम, ठीक है, और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक तरफ थे और एक तरफ अंग्रेज़ी सेना थी। अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व किया गया था कैप्टन मुनरो के द्वारा। और इसमें एक तरीके से क्या हार मिली थी किसको? जो मुग़ल बादशाह हैं या भारत की सेना को। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। बताना है किसने सुनाया? ये घोषणा पत्र था सिंपली, 19 अगर नहीं था इसमें। 1857 की क्रांति हुई थी और क्रांति को जब सफलतापूर्वक इसका दमन कर लिया गया था, दबा दिया गया था, तो इसके बाद में ही जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो शासन कर रही थी भारत में। लेकिन इस क्रांति के बाद में क्या किया गया?
सत्ता को कंपनी के हाथों से डायरेक्टली अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया, ब्रिटिश सम्राट के अधीन चलने लगी। और इस बात की घोषणा विक्टोरिया ने की थी, और इसमें एक जो घोषणा पत्र था उसको पढ़कर सुनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ऑप्शन बी, ठीक है, कहाँ पर? अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद के। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? ये थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी। भारत में अंग्रेज़ों के समय में पहली जनगणना, फर्स्ट सेंसस, कब हुई थी? किसके काल में हुई थी? ये सवाल बहुत पूछा जाता है और इसका आंसर आप जानते ही हैं पहले से। तो ये लॉर्ड मेयो था। लॉर्ड मेयो के काल में सबसे पहली बार जो है भारत में जनगणना शुरू की गई थी, ठीक है। लेकिन 10 वर्षों के अंतराल पर जो जनगणना रेगुलर सेंसस शुरू की गई थी वो वर्ष 1881 से शुरू की गई थी और रिपन के कार्यकाल से शुरू की गई थी। गांधी जी के नाम में उनके नाम से पहले जो महात्मा शब्द को ऐड किया गया था तो कब किया गया था? गांधी जी ने अपने सबसे पहला जो सत्याग्रह किया था, बड़ा प्रयोग था 1917 में। 1915 में तो वो अफ्रीका से भारत लौटे थे और 1917 में बिहार के चंपारण जिले से शुरुआत की थी। जो किसान थे, किसानों को नील की खेती करना कंपलसरी था, तो किसानों का नील मिल मालिकों के विरुद्ध संघर्ष चल रहा था। और यहाँ पर एक किसान थे राजकुमार शुक्ल, इन्होंने गांधी जी से लखनऊ में मुलाकात की और वहाँ पर कहा कि इस आंदोलन का नेतृत्व आप कीजिए, और गांधी जी नेतृत्व करते हैं और चंपारण सत्याग्रह का विरोध करते हैं। और साथ ही किसानों की जो ये समस्या थी, नील की खेती करने का जो कंपलसरी कराया गया था 3/20 भाग पर भूमि के, उसको हटा दिया गया। और इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी को महात्मा कहा था। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अगर आपसे वर्ष पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर महात्मा गांधी एक तरफ से ये क्या है, यहाँ बताना आपको कौन सा एक सही सुमेलित है। तो ये समाचार पत्र हैं, इसमें देखिए कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि को कितनी जनसंख्या के अनुपात में रखा गया था? तो हर 10 लाख पॉपुलेशन पे एक रिप्रेजेंटेटिव था। ऑप्शन सी। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण ऑनर जो है वापस भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? इस डेट को क्या हुआ था आप जानते हैं? 13, इससे पहले घटना हुई थी 13 अप्रैल को, बैसाखी के दिन 1919 था ये वर्ष। इस दिन जो है पंजाब में कांग्रेसी नेता थे डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग में एक बैठक चल रही थी और इसी बैठक में जो है एक जनरल डायर था, लेफ्टिनेंट जनरल डायर था अंग्रेज़ों का, इसने निहत्या आंदोलनकारियों पर गोली चलवाई थी, जिसमें हज़ारों लोगों की जो है जानें गई थी। तो इसमें अगर हम देखें तो इसके बाद, इस घटना के बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा नाइटहुड की जो उपाधि थी उनकी वापस कर दी थी। ऑप्शन डी सही होगा इसका। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना, विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? ये प्रश्न अच्छा है, और ये ज़्यादातर अगेंस्ट जो थे वो ये कौन थे? बाल गंगाधर तिलक ही थे। किनके? दो विचारधाराएं इसमें थी। एक इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो तरह के लोग थे, एक ग्रुप डिवाइड थे। एक तो वो कि जो ये समझते थे कि हम अंग्रेज़ों का सपोर्ट करके, उनका सहयोग करके या उनसे विनती या प्रार्थना करके अपनी बातें मनवा सकते हैं। दूसरा जो ग्रुप था जिसमें बाल गंगाधर तिलक थे, तो वो ये चाहते थे कि ऐसा करने से कुछ होगा नहीं, हमें खुद अपने एक्शन लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। इन घटनाओं का सही क्रम आपको बताना है, कौन सी घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर ज़िले में चोरा चोरी गाँव में हुई थी। एक हिंसक भीड़ ने आग लगा दी थी चौकी में, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मरे थे। ये घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन बहुत पूछा जाता है आपसे परीक्षाओं में। ये 1922 को असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ था, लेकिन ये 12 फरवरी को, ठीक है। ये चोरा चोरी कांड की घटना हुई थी। इस घटना के बाद में ये वाली घटना हुई, ठीक है। असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था गांधी जी को। दोनों घटनाएं पास की हैं 1920 की फरवरी महीने की, और एक हफ्ते के गैप में हुई थी। बारदोली सत्याग्रह या बारदोली प्रस्ताव ये बाद में आया था, ठीक है। तो 1 अब यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, 1। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम क्या था? ये था लुई फिशर।
पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी किसके द्वारा? जो गवर्नर जनरल था उसके द्वारा। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जो लॉर्ड माउंटबेटन था उसकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन इसने जवाहरलाल नेहरू को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन गांधी को दो महात्मा कहा? एक समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं या इसको गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो सरोजनी नायडू थी, इन्होंने ही इसमें गांधी जी और इरविन को कहा है कि दो महात्माओं का मिलन। ऑप्शन बी। तो ये रहा आज का हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट, जो कि सफलता प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का दूसरा भाग था सामान्य अध्ययन में। ठीक है, नेक्स्ट भी आगे कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।